हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग CUET के क्वेश्चंस कर रहे हैं फिज़िक्स डोमेन सब्जेक्ट के अंदर। और आज हम लोग बात करेंगे बेटा सेक्शन ई यानी कि यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेक्शन ई की बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चंस रिलेटेड है बेटा कैपेसिटेंस से रिलेटेड। ठीक, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब इससे पहले के सारे वीडियोस और सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी CUT की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, ठीक है, एंड द चार्जिंग बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड। बेटा ध्यान रखिए, जब कभी भी कैपेसिटर को चार्ज कर दिया जाता है और उस समय चार्ज करने के बाद, है ना, तो जब चार्जिंग बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है तो इसका मतलब बेटा चार्ज अब आइसोलेटेड कंडीशन में हो गया, यानी कि चार्ज अब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर फिक्स हो गया है, क्योंकि अब ना चार्ज कैपेसिटर के प्लेट से कहीं जा सकता है और ना कहीं से आ सकता है। तो यहाँ पे जब कभी भी ये स्टेटमेंट लिखा हो तो आप हमेशा एक चीज़ को समझ लें कि चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन कहता है द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर नाउ मूव्ड फर्दर अपार्ट। तो बेटा कैपेसिटर की प्लेट बराबर कैपेसिटी बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। ठीक, D क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स हो गया, और A जैसा कि आप जानते हैं एरिया ऑफ दी प्लेट्स हो गया। अब देखिए D को हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो अप एरो मतलब इंक्रीज हो गया, है ना। तो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर नाउ मूव्ड फर्दर अपार्ट, मतलब प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया तो D की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा आप बताइए कैपेसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो कैपेसिटी डिक्रीज कर गई, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं बारी किसकी बेटा, चार्ज की वैल्यू। चार्ज ऑन दी कैपेसिटर इंक्रीजेज, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी कि सेकंड और थर्ड के बीच में ही कुछ हो सकता है। अब आपको पता है कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, है ना। तो बेटा V बराबर किसके हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब देखो बेटा चार्ज कांस्टेंट है लेकिन कैपेसिटी डिक्रीज कर रही है, तो बेटा वोल्टेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो वोल्टेज बिटवीन द प्लेट डिक्रीज, ये भी इनकरेक्ट है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना। वो भी कैसे होगी ये भी हम देख लेते हैं। देखो बेटा U बराबर किसके होता है, हाफ CV स्क्वायर होगा, है ना, और या ये बराबर हम कह सकते हैं Q स्क्वायर अपॉन 2C भी हो सकता है। तो बेटा चार्ज अगर कांस्टेंट है और कैपेसिटी डिक्रीज कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अगर आप इस फॉर्मूले से देखें तो हमको क्या पता चलता है कि अगर चार्ज कांस्टेंट है, Q की वैल्यू कांस्टेंट है ना बेटा, और C की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो U क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि ये करेक्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा। इससे पूरे कैपेसिटर की कंडीशंस, यानी कि कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इनके बारे में काफ़ी हद तक सारी रिलेशनशिप्स क्लियर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी। फिर से वही चीज़ हो गई, डिसकनेक्टिंग द बैटरी, इसका मतलब बेटा चार्ज Q क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। चार्ज करने के बाद बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया गया और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज, यानी कि फिर से वही कंडीशन आ गई, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो बेटा डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया तो कैपेसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। यही कह रहा है
द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल, एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब देखिए वही कंडीशन हो गई, Q इज इक्वल टू सी वी। अब आप देखिए तो V बराबर किसके हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q बाई सी, है ना। तो बेटा Q कांस्टेंट है, ये वाला फैक्टर तो कांस्टेंट है, और कैपेसिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, तो वोल्टेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर इंक्रीजेज आ जाएगा, है ना। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स का। ये पहले भी हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह की कंडीशंस देखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आइए इसको करते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन नंबर 3। द कैपेसिटर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफराड, ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज d, यानी कि कैपेसिटी लेट अस से हमारे पास हो गई C1 मान लेते हैं, ये हमारे पास 10 माइक्रोफराड हो गई जब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 8 सेंटीमीटर है, यानी कि d1 की वैल्यू 8 है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि d2 4 सेंटीमीटर है, इट्स कैपेसिटेंस विल बी, क्या हो जाएगा ये निकालना है। बेटा यहाँ पे इस तरह के सवाल में आप गलती क्या करते हैं कि इतने पे इतना तो इतने पे क्या होगा, यानी कि सीधे सीधे आप बिना दिमाग लगाए बेटा यूनिटरी मेथड लगाते हैं। ध्यान रखिए कि बेटा फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं है, तो यहाँ पे फॉर्मूले से रिलेशनशिप निकालेंगे, ना कि यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादातर केसेस में यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फिजिक्स के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने इसीलिए ये फॉर्मूला चूज़ किया है, ये सवाल चूज़ किया है। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, आपको पता है कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, यानी कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D हो गया। तो बेटा अगर हम C1 अपॉन C2 निकालें तो ये हो जाएगा D2 अपॉन D1 हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D हो गया ना। बाकी एप्सिलॉन नॉट A अगर कांस्टेंट है तो बेटा यहाँ से C2 निकालना है, तो C2 बराबर C1 D1 अपॉन D2, तो C1 हो गया कितना बेटा 10 माइक्रोफराड, D1 हो गया 8 और D2 हो गया बेटा 4, ये आ जाएगा 20 माइक्रोफराड आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला आंसर चूज़ किया है, ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि 3rd 20 माइक्रोफराड, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है कैपेसिटेंस इन फराड ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर विद अ रेडियस ऑफ 1 मीटर इज। देखो बेटा जब स्फेरिकल कंडक्टर की बात करते हैं, है ना, एक छोटा सा कंसेप्ट लेके चलते हैं। सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक, और लेटस से इस स्फीयर का रेडियस हम मान लेते हैं, लेटस से r हो गया, ये हमने सेंटर से रेडियस मान लिया, लेटस से कैपिटल R हो गया। बेटा जब हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को चार्ज देंगे, Q चार्ज देंगे, तो बेटा इसका पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा, है ना। तो बेटा कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज द C विच इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज विच शुड बी गिवन सो दैट इट्स पोटेंशियल इज रेज्ड बाय 1 वोल्ट। तो कंसेप्ट जो है वो बेटा यहाँ पे जो आ रहा है वो बेसिकली आपका प्योर कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज विच शुड बी गिवन टू अ कंडक्टर सो दैट इट्स पोटेंशियल इज रेज्ड बाय 1 वोल्ट, ये उस कंडक्टर की कैपेसिटी हो गई, तो V हमारे पास आ गया। अब देखो बेटा अगर हम इसको चार्ज देते हैं तो बेटा स्फीयर का जो सरफेस का पोटेंशियल है वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, है ना, यही सरफेस ऑफ द पोटेंशियल हो जाएगा, मतलब सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा स्फीयर का। तो अब ये V की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो स्फीयर की कैपेसिटी बराबर Q अपॉन V की जगह रख देंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R।
तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसकी बेटा, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक, अब अगर हमें किसी स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस पता है तो हम उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस अब सिंपल तरीके से अब हमको यही काम करना है कि अब हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो बेटा यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमने C बराबर किसके हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर ऑफ 9। तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10 की पावर ऑफ 9, और रेडियस गिवन है 1 मीटर, तो R हो जाएगा, यानी कि C बराबर हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर ऑफ -9, यानी कि जब आप इसको निकालेंगे तो लगभग ये 1.1 इंटू 10 की पावर ऑफ -9 फराड आ जाएगा। ये हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी और ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1.1 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये 9 ना होके ये हम लिख देंगे यहाँ पे 10, है ना बेटा। ठीक, 1/9 है ना, तो पॉइंट से शुरू होगा, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। ठीक, बस इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, और यही आपके सामने चैलेंज आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेज इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर फ्रॉम 20 वोल्ट टू 40 वोल्टेज W। तो बेटा अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें कि वर्क डन बराबर किसके होता है, तो वर्क डन बराबर बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो W बराबर हम लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C V2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ C V1 स्क्वायर। तो हाफ C कॉमन हो जाएगा, अंदर हो गया V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये वर्क डन हो गया। तो बेटा जब पोटेंशियल को 20 से 40 वोल्ट लिए गए तो वर्क डन W है, यानी कि W इज इक्वल टू हाफ C V2 यानी कि 40 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1600, V1 हो गया 20 का स्क्वायर हो गया बेटा 400, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 400 1200, तो बेटा W बराबर हो जाएगा 600C, है ना। 1200/2 600C, ये W की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब जब ये W की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 40 टू 50। तो अब बेटा नया वर्क डन मान लीजिए W डैश है, तो ये बराबर हो जाएगा हाफ C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब बेटा V2 की जगह हमने रखना है 50 और V1 की जगह 40। ठीक, तो W डैश बराबर हो जाएगा 1/2C, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर यानी कि 2500 हो जाएगा, और ये हो गया 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2C और ये हो जाएगा 900 यानी कि ये हो जाएगा 450C हो गया। तो W डैश 450C हो गया। तो W डैश को अगर हम W के टर्म्स में लिखें तो बेटा ये हो जाएगा W डैश इज इक्वल टू 450 और C की जगह W/600 कर दिया, तो ये हो जाएगा कितना भाई 3/4 W हो जाएगा। 150 से कटेगा ना, तो 3/4 W। ओ हो, ये आंसर हमारे पास आ गया। लो जी, ये करेक्ट आंसर हो गया, लाल डब्बे में डाल दिया, मज़ा आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 20 माइक्रोफराड एंड 30 माइक्रोफराड आर चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ 30 वोल्ट एंड 20 वोल्ट रेस्पेक्टिवली।
If the likely charge plate are connected together, then the common potential difference will be। देखो बेटा ऐसा इसको समझते हैं, सपोज कर लो कि ये हमारे पास लेटस से पहला कैपेसिटर हो गया और ये मान लेते हैं दूसरा कैपेसिटर हो गया, ठीक। इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2 है ना। तो बेटा इसके ऊपर का चार्ज Q1 बराबर किसके हो जाएगा बेटा C1 V1, और इसके ऊपर का चार्ज Q2 बराबर हो जाएगा बेटा C2 V2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे शुरू में दोनों कैपेसिटर C1 और C2 को V1 और V2 वोल्टेज से चार्ज किया गया, यानी कि उसके ऊपर चार्ज Q1 और Q2 आ गया। अब उसके बाद लाइकली प्लेट यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो दो कैपेसिटर कैसे कनेक्ट हो गए बेटा, पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो पैरेलल में कनेक्ट हो गया तो चार्ज का क्या होगा बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से होगा कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा चार्ज ले लेगा और जिसकी कैपेसिटी कम होगी वो कम चार्ज ले लेगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब नया चार्ज आ जाएगा Q1 डैश, जो कि इसके ऊपर हो गया, इसके बराबर हो जाएगा बेटा इसकी कैपेसिटी C1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन वोल्टेज V, और उसका चार्ज हो जाएगा Q2 डैश, जो कि C2 इंटू V हो गया, ताकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो इस हिसाब से हुआ कि दोनों का पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कनेक्शन से पहले चार्ज Q1 प्लस Q2 था, कनेक्शन के बाद Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गया, यानी कि टोटल चार्ज कंजर्व रहा, जो कि कनेक्शन से पहले था और कनेक्शन के बाद, ठीक। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला डाल देंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर हो जाएगा C1 V प्लस C2 V। तो कॉमन वोल्टेज V आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। कॉमन वोल्टेज को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, C1 C2 और V1 V2 की वैल्यू को बस अब हमको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, C1 हो गया 20 और V1 हो गया 30 प्लस C2 हो गया 30 और V2 हो गया 20 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि 20 प्लस 30 आ जाएगा। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 24 वोल्ट आ जाएगी, है ना। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आप देखिए क्या आएगा, ये 24 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऊपर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 600 और ये भी 600, 1200 अपॉन 50, है ना, 1200 अपॉन 50 वही आ जाएगा, 24 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरह से करके ये क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए देखते हैं। इफ देयर आर n कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C in parallel connected to a voltage V, ठीक है, then the energy stored is equal to, बेटा हर एक कैपेसिटर मान लीजिए हमारे पास 1 है, 2 है, और ऐसे करते करते n कैपेसिटर्स हो गए, ठीक। तो अब सबकी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालें तो U1 बराबर हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ऐसे ही U2 बराबर हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ऐसे ही U3 भी हो जाएगा इसी तरीके से, एंड सो ऑन, है ना। तो हर एक कैपेसिटर के अंदर बेटा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास n कैपेसिटर्स हैं, हर एक की कैपेसिटी C है और हर एक का वोल्टेज V है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया, तो बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब होगी तो वो बेटा हाफ C इक्विवेलेंट इनटू कॉमन पोटेंशियल V स्क्वायर होगा। क्यों कॉमन पोटेंशियल होगा, क्योंकि बेटा पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो बेटा हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जब वोल्टेज निकालेंगे तो वो क्या आएगा, सेम होगा ना, ठीक। तो यहाँ पे अब हमारे पास जब पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो कॉमन पोटेंशियल V ही होगा, क्योंकि सबका वोल्टेज तो V ही है, तो कॉमन पोटेंशियल V ही आ जाएगा। और हाफ C इक्विवेलेंट पैरेलल में C1 प्लस C2 प्लस अप टू सो ऑन, है ना, इंटू V स्क्वायर, यानी कि
n कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो एन सी इंटू वी स्क्वायर, ये आ जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ एन सी वी स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर रहा लाल डब्बे में डालने के लिए। ठीक, ऐसे करके ये क्वेश्चन को निकालेंगे। चलिए, ये कंसेप्ट तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इफ एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफराड इज 0.16 जूल। बेटा पोटेंशियल एनर्जी 0.16 जूल गिवन है, कैपेसिटी गिवन है 2 माइक्रोफराड, है ना? तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफराड है हमारे पास। देन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, v की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो सीधे सीधे आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, है ना? तो बेटा u हो गया 0.16, हाफ c हो गया 2 माइक्रो 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.16, ये हो गया 0.32, और 0.32 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 बराबर वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर 0.16 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, यानी कि 16 इंटू 10⁻⁴, अरे +6 होगा, +4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि v की वैल्यू 4 इंटू 10⁻², ओए होए 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 400 वोल्ट आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, लाल डब्बे में डाल दिया, मजा आ गया। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ EMF E having some internal resistance small r when the capacitor is fully charged। ओके, तो बेटा शब्दों पे ध्यान दीजिए, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया गया है। बेटा एक बार जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तब वो अपने थ्रू करंट को अलाउ नहीं करता, यानी कि करंट फ्लो करना बंद कर देता है, तो वो डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस सिचुएशन में जो सेल के क्रॉस से EMF होगा वही कैपेसिटर की प्लेट के क्रॉस वोल्टेज होगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सेल इज E। सेल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो EMF के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि सेल करंट को सप्लाई नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका 2 हो जाएगा, आंसर नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ये तो हमारे पास देखिए सर्किट डायग्राम है, और इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। ठीक, चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का बड़ा सिंपल तरीका ये है कि पीछे से शुरुआत करेंगे। बेटा देखो ये 3 और ये 3, अगर आप इन 3 कैपेसिटर को देखें तो बेटा ये तीनों आपको सीरीज में दिखाई देंगे, है ना? तो बेटा 3 का सीरीज, तो 1/c इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3, तो c इक्विवेलेंट जब आप निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, तो इनका इक्विवेलेंट 1 आ गया, यानी कि इसको और इसको कैंसिल करके हम सीधे सीधे 1 माइक्रोफराड का कैपेसिटर लगा देंगे, यानी कि इन 3 को रिप्लेस कर देंगे 1 माइक्रोफराड से। अब 1 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड फिर से पैरेलल में हो गए। देखो बेटा 1 और 2 पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3। यानी कि अब ये सारा सर्किट सिंप्लीफाई होके फिर से यहाँ पे 2 की जगह अब ये 3 माइक्रोफराड हो जाएगा। फिर वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, 3 3 3 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे हमारे पास इसके अक्रॉस 1 हो गया, 1 और 2 फिर से हमारे पास 3 हो जाएगा, फिर 3 3 3 1 हो जाएगा, फिर ये उसके बाद 1 और 2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही रिपीट होता चला जा रहा है। तो 1 और 2 फिर से 3 हो गया, यानी कि अब इसके अक्रॉस जो फाइनल ये कैपेसिटी आई 1 और 2 3, तो ये 3 आ गया, ये 3 3 3 अब आप देख सकते हैं सीरीज में है,
तो इसका इक्विवेलेंट 1 होगा, यानी कि ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह से करके चलेंगे, सीरीज पैरेलल की पहचान करेंगे, पीछे से पहले सीरीज करेंगे, फिर पैरेलल कर दिया, पैरेलल 1 और 2 को ऐड करके फिर 3 आ गया, फिर 3 3 3 सीरीज में हो गया, उनका इक्विवेलेंट फिर 1 हो गया, वो 1 और 2 फिर से पैरेलल में हो गया, फिर इक्विवेलेंट आ जाएगा 3, है ना। और ऐसे करते करते हम क्या कर लेंगे, इसको फाइनली सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफराड ईच are connected in such a way such that the resultant capacity is 1.5 माइक्रोफराड। ठीक है, अब देखो बेटा 3 कैपेसिटर हैं, तो अब देखो कैसे कैसे लग सकता है। पहली चीज़, तीनों कैसे लग सकते हैं बेटा, सीरीज में। ठीक, तो अब हम 1 1 1 लेंगे और तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो बेटा C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 + 1/1 + 1/1 1/C इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/1, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/3। ये आपका सीरीज में अगर होगा तो 1/3 होगा। तो ऑल कैपेसिटर आर जॉइंड इन सीरीज, तो C इक्विवेलेंट यहाँ पे 1/3 होगा, यानी कि ये चीज़ आंसर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें आंसर चाहिए 1.5 माइक्रोफराड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या हो गई। दूसरी कंडीशन यानी कि बी पार्ट देखेंगे। ऑल द कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन पैरेलल, तो बेटा सबको पैरेलली अगर ज्वाइंट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी कंडीशन, C इक्विवेलेंट इस सिचुएशन में 1 + 1 + 1 यानी कि 3 माइक्रोफराड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी C इक्विवेलेंट 3 आ गया, तो ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि रिजल्टेंट कैपेसिटी 1.5 चाहिए। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास C क्या हो सकता है, 2 आर इन पैरेलल वाइल 3rd इन सीरीज, तो यानी कि 2 पैरेलल में हो गए और तीसरा इनके साथ सीरीज में हो गया। ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा, यानी कि 1 और 1 पैरेलल में हो गए, तो बेटा ये 2 हो गया। तो अब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 और 1 सीरीज में हो गया, तो 1/C इक्विवेलेंट, या हम इसको सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं ना बेटा, C इक्विवेलेंट बराबर प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटी, यानी कि 2 × 1/2 + 1 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 2/3 यानी कि माइक्रोफराड आ जाएगा। ठीक, 2/3, क्या ये 1.5 है? नहीं है, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट हो गया 2/3 माइक्रोफराड, यानी कि ये भी आंसर करेक्ट नहीं है। तो नेचुरल सी बात है, ये आंसर करेक्ट होगा, लेकिन हम फिर भी वेरीफाई ज़रूर करेंगे कि क्या ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन में ही कुछ एरर हो। ठीक है, चलिए वेरीफाई करते हैं। तो चौथा पार्ट जो हो गया वो हमारे पास ये आ जाएगा। चलिए इसको हम करते हैं। डी वाला पार्ट क्या कहता है, 2 इन सीरीज एंड 3rd इन पैरेलल, तो बेटा ये देखिए 2 सीरीज में हो गए और ये तीसरा वाला इनके क्या हो गया, पैरेलल में आ गया। अब आप देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। 1 और 1 सीरीज में, तो इक्विवेलेंट 1/2 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 1/2। पैरेलल में किसके साथ हो गया, 1 के, तो 1/2 + 1 C इक्विवेलेंट आएगा, यानी कि C इक्विवेलेंट 3/2 जो कि 1.5 माइक्रोफराड आ गया। आंसर वेरीफाई हो गया, लाल डब्बे में डाल दिया, यानी कि ये आंसर करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाला C इक्विवेलेंट 3/2 माइक्रोफराड आ रहा है। ठीक, इस तरह से करके बेटा ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये वो बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बेटा जो कैपेसिटर से रिलेटेड थे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने
अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, पिछले वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी होगी, प्लस ये वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपकी तैयारी मैं समझता हूँ पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।